हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग का एग्ज़ाम अब बहुत जल्दी आने वाला है, 9 फरवरी को है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे, जिसमें आज का टॉपिक जो है, जो हमारा अभी छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम संशोधन अध्यादेश आया है, ठीक है। आज हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आना अनिवार्य ही है, कंपलसरी है कि इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, जो भी अभी हाल ही में बदलाव किए गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि बदलाव क्या किए गए हैं। तो क्या था कि पहले जब हमारे पास बीजेपी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट के पहले, ठीक है, तो उस टाइम जो चुनाव होते थे नगरीय निकायों में और पंचायत में, वो 2019 में क्या हो गए थे, बदल दिए गए थे। जो इससे पहले की कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसके द्वारा अध्यादेश लाके अब वापस क्या हुआ है कि फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और वापस क्या किया गया है, नया अध्यादेश लाया गया है। और उसमें फिर से इसमें चुनाव में क्या किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, पंचायत स्तर पे भी और नगर निगम के स्तर पे भी, ठीक है। नगर पालिका नगर निगम जो हम बात करें, इसके स्तर पे भी क्या किए गए हैं, इसमें बदलाव किए गए हैं। तो इन बदलावों को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए अभी ये अपडेटेड वर्जन रहेगा। तो बाकी जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन अब इसके साथ जो आपका ये जो अपडेशन है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने इसमें से कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, ये मुश्किल से 5-6 मिनट का ही रहेगा, ये आपको ईजिली याद हो जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखेंगे, ताकि वो आपको क्या हो जाए, ईजिली याद हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में छत्तीसगढ़ नगर पालिका नहीं है ना, पालिक निगम संशोधन अध्यादेश 2024 लाया गया है, ठीक है। तो संविधान में इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अध्यादेश की, ठीक है, तो अध्यादेश जो होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है। ये कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है राज्यपाल, ठीक है। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में अध्यादेश कौन लेके आता है, राज्यपाल लेके आता है। और अगर हम केंद्र में बात करें तो कौन लेके आएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये संविधान में कहाँ वर्णित है, तो जो राज्यपाल जब अध्यादेश लेके आता है तो वो दिया गया है अनुच्छेद 213 में, और जब राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है तो वो दिया गया है 123 में। तो ये आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा, 123, ठीक है। और राज्य में आप इसको आगे कर दीजिए तो 213, ठीक है। तो आपको बहुत ही ईजिली याद हो जाएगा, 12 का अपोजिट कर देंगे तो 21 हो जाएगा। तो याद हो जाएगा कि केंद्र में अध्यादेश कौन लेके आता है, राष्ट्रपति, आर्टिकल है 123, और राज्य में कौन लेके आता है, तो राज्यपाल, आर्टिकल है 213, ठीक है। तो बहुत ही ईजिली याद हो जाएगा ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम संशोधन अध्यादेश 2024 के अनुसार चुनाव पद्धति में क्या परिवर्तन किया गया है। तो इससे पहले क्या होता था कि हमारे 3 टायर होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले होता है नगर पंचायत, ठीक है, फिर नगर पालिका परिषद, और उसके बाद होता है नगर निगम, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, पार्षद होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। तो पार्षद का चुनाव तो कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है, यानी कि कौन चुनता है उनको, जनता चुनती थी। और पार्षद फिर किसका चुनाव करते थे, उपाध्यक्ष का और अध्यक्ष का, ठीक है। ये 2019 के जो अध्यादेश लाया गया था उसमें ये बदलाव किए गए थे। अब वापस इसमें बदलाव किए गए हैं कि अब ऐसा बोला गया है कि अब वापस से अध्यक्ष का चुनाव जो होगा वो कैसा होगा, प्रत्यक्ष होगा, ठीक है। जो अध्यक्ष का चुनाव होगा वो क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा। बाकी जो उपाध्यक्ष है वो अभी भी कैसा रहेगा, अप्रत्यक्ष रहेगा, यानी पार्षदों के बीच से ही चुना जाएगा। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर पहले के केस में क्या हो रहा था, पार्षद चुने जा रहे थे, वो अपने में से उपाध्यक्ष चुन रहे थे और फिर वो अध्यक्ष भी चुन रहे थे। तो मतलब एक ही व्यक्ति होगा, आप पार्षद के रूप में चुने जाएंगे और अपने में से एक उपाध्यक्ष चुन लेंगे और एक अध्यक्ष चुन लेंगे। लेकिन अब जो अध्यक्ष का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होगा, मतलब जनता उनको चुनेगी। तो अब क्या हो सकता है कि आप एक ही व्यक्ति दोनों पद के लिए खड़ा हो सकता है, पार्षद के लिए भी खड़ा हो सकता है और अध्यक्ष के लिए भी खड़ा हो सकता है, जबकि पहले ऐसा नहीं हो सकता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो क्या परिवर्तन किया गया है, यही परिवर्तन किया गया है कि नगर पंचायत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और नगर निगम के अध्यक्ष और महापौर का चुनाव क्या होगा, प्रत्यक्ष, ठीक है। बाकी तो वही है, पार्षदों का चुनाव अभी भी प्रत्यक्ष रूप से होता है, होगा, और पहले भी होता था, ठीक है। उपाध्यक्ष का चुनाव अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से होगा, पहले भी होता था। लेकिन सिर्फ अध्यक्ष का चुनाव है वो अब क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी कि कौन चुनेगा, जनता चुनेगी उनको, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा।
भैया इसको मैंने बताया है, नगर पालिका में क्या हो रहा है, पार्षद प्रत्यक्ष चुने जा रहे थे, मेयर पहले अप्रत्यक्ष चुने जा रहे थे, अब कैसे चुने जाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से। वैसे ही नगर पालिका परिषद में पार्षद प्रत्यक्ष चुने जाते थे, अभी भी वही रहेगा। उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुने जाते थे, अभी भी वैसा ही रहेगा। अध्यक्ष जो था वो पहले अप्रत्यक्ष चुने जाते थे, बट अब उसको क्या कर दिया गया, परिवर्तित करके प्रत्यक्ष कर दिया गया है। नगर पंचायत में भी सेम रहेगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब बस इसमें आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि एक ही व्यक्ति पार्षद और अध्यक्ष दोनों का चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि अलग अलग है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे रहेगा। अच्छा, थोड़ा एज का आ गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम पालिक निगम संशोधन अध्यादेश 2024 के अनुसार नगर निगम के महापौर के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। पार्षद के लिए कितनी है? 21 वर्ष। और ये नगर पालिक परिषद के अध्यक्ष के लिए भी रहेगा और पंचायत के अध्यक्ष के लिए भी रहेगा, ठीक है। तो याद रखना है, पार्षद के लिए कितना रहेगा? 21 वर्ष, और अध्यक्ष के लिए कितना रहेगा? 25 वर्ष, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संशोधन अध्यादेश 2024 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पार्षद और महापौर दोनों पदों पर निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिन के भीतर अपने एक पद का त्याग करना होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने अभी आपको पहले बताया, क्योंकि पार्षद को भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुना जा रहा है और अध्यक्ष को भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुना जा रहा है, तो एक ही व्यक्ति दोनों पद पर चुनाव लड़ सकता है। तो अगर वो दोनों पदों पर जीत जाता है, अगर वो पार्षद का भी चुनाव जीत जाएगा और अध्यक्ष का भी चुनाव जीत जाएगा, तो फिर क्या किया जाएगा? तब उसको अपने एक पद को छोड़ना होगा, कितने दिनों के भीतर? 7 दिवस के भीतर। 7 दिनों के भीतर क्या होगा, उसे अपना एक पद क्या करना पड़ेगा? एक पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम संशोधन अध्यादेश 2024 के अनुसार यदि महापौर और पार्षद का चुनाव लंबित हो तो कितने समय अवधि के अंतर्गत चुनाव कराना अनिवार्य या आवश्यक होगा? तो कितने समय अवधि के अंतर्गत होता है? 6 माह के भीतर। अगर कभी भी कोई भी चुनाव लंबित होता है, ये तो हमने पढ़ा ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, संविधान में भी है, कि अगर कोई भी चुनाव लंबित रह जाता है, अगर वो अपने समय अवधि पर नहीं हो पाता है कार्यकाल खत्म होने के बाद, तो विदिन 6 मंथ वो चुनाव करवाना क्या हो जाता है? अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ नगर पालिक संशोधन अध्यादेश 2024 के अनुसार किन्हें रिकॉल किया जा सकता है? ठीक है, तो जो 2019 का जो संशोधन अध्यादेश आया था ना, उसमें जो महापौर का रिकॉल प्रोसेस था उसको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, जिसको अब वापस क्या किया गया है? लाया गया है। तो अब वापस से किसको रिकॉल किया जा सकता है? तो महापौर को क्या किया जा सकता है? रिकॉल किया जा सकता है। जबकि अगर हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था में, तो उसमें पंच और सरपंच को रिकॉल किया जा सकता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि रिकॉल का प्रोसेस होगा कैसे, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं इसको शॉर्ट में बता पाऊँ, ठीक है। अगर आप लोग बताइएगा, समझ नहीं आएगा तो। सबसे पहले क्या होता है, अगर हम रिकॉल कर रहे हैं, रिकॉल का मतलब ही क्या होता है? रिकॉल का मतलब होता है वापस बुलाना, यानी आप इसको तोड़ के देखेंगे, री प्लस कॉल। कॉल यानी क्या होता है? बुलाना, ठीक है, हम कॉल करने बोलते हैं ना, तो कॉल, और री यानी कि पुनः, तो पुनः वापस बुलाना, ठीक है, इससे ये मतलब निकलता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको 3/4 निर्वाचित पार्षदों के हस्ताक्षर से एक प्रस्ताव को पारित करना होगा। अगर हम किसी का रिकॉल प्रस्ताव लेके आ रहे हैं कि हाँ हमको इस महापौर को वापस बुलाना है, तो उसके लिए जो टोटल पार्षद हैं वो भी कौन से वाले? निर्वाचित वाले। तो उनके 3/4 निर्वाचित पार्षदों का क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर होना चाहिए, मतलब उनके द्वारा पारित होना चाहिए, ठीक है, उनकी उसके पक्ष में मतदान होने चाहिए। जब वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा, तब वो जाएगा किसके पास? संभाग आयुक्त के पास, यानी कमिश्नर के पास जाएगा। वहाँ से वो जाएगा राज्य सरकार को, और राज्य सरकार किसको भेजेगी? ऑब्वियस है, चुनाव कौन कराता है? जितने भी पंचायत और नगरीय निकाय का होता है वो कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो वो किसके पास भेजेगी? राज्य निर्वाचन आयोग के बाद। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा? गुप्त मतदान की व्यवस्था कराएगा, जैसा कि हमेशा होता है, ठीक है। फिर क्या होगा? रिकॉल प्रोसेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि आपको कुल मतदाता के 50% से अधिक लोगों को रिकॉल के पक्ष में वोट देना होगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो ही उसको रिकॉल माना जाएगा, ठीक है। कुल मतदाता के 50% से अधिक लोगों को रिकॉल के पक्ष में मतदान करना होगा। इसको आप ऐसा समझिए कि जैसे कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में मतदाता हैं, कितने हैं? मान लीजिए 60,000 हैं, तो आपको इसका कितना देना होगा? कितने लोगों को मतदान करना होगा? कम से कम 30,000 लोगों को मतदान करना होगा, या 30,000 से ऊपर, ठीक है, और वो भी उसके पक्ष में, रिकॉल के पक्ष में। मतलब कभी भी अगर मान लो 60,000 में से 25,000 वोट देने गए हैं,
ठीक है, और उसमें से 24,000 लोगों ने पक्ष में वोट दिया है, तो भी ये रिकॉल नहीं माना जाएगा, क्योंकि कुल मतदाता के 50% लोगों ने वोट ही नहीं दिया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे 30,000 लोग या 35,000 लोगों को वोट देना जरूरी है। ठीक है, तब क्या होगा, कुल मतदाता का 50% वोट दिए और उसमें से भी आधे से अधिक, मतलब अगर 35,000 लोग वोट देने गए हैं और अगर उसमें से 34,000 या 33,000 लोग उसके रिकॉल के पक्ष में वोट दे रहे हैं, तो ही रिकॉल माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मतदान करने वाले के 50% से अधिक, यहाँ पे है कुल मतदाता के 50%। तो इसको बहुत अच्छे से आप क्लियर रखिएगा। ठीक है, आई होप मैंने आप लोगों को क्लियर किया होगा। अगर नहीं होता है तो आप प्लीज़ मुझे एक बार बताइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है रिकॉल का प्रस्ताव कब नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो यदि महापौर का कार्यकाल 2 वर्ष पूर्ण ना हुआ हो। ठीक है, अगर जो भी महापौर है प्रेजेंट में, अगर उसका कार्यकाल 2 वर्ष का पूर्ण नहीं हुआ है, तब तक आप रिकॉल का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि उसके पूरे महापौर के जो कार्यकाल की संपूर्ण अवधि में केवल एक ही बार लाया जा सकता है रिकॉल का प्रोसेस। ये नहीं कि आप बार बार ये प्रस्ताव लेके आ सकते हैं। ठीक है, पूरे अवधि में आप केवल कितने बार लेके आएंगे, एक बार। ये भी आपको कमेंट में या स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, यदि कोई महापौर उपचुनाव के तहत निर्वाचित हुआ है तो उसके आधे कार्यकाल से पूर्व रिकॉल नहीं लाया जा सकता। मान लीजिए कि कोई एक महापौर था, ठीक है, किसी कारणवश वो पदरिक्त हो गया, फिर क्या होता है, उपचुनाव होता है। अब उपचुनाव के बाद वो कितने साल के लिए रहेगा, शेष कार्यकाल के लिए। मान लो वो 3 साल के लिए अभी बना है, 2 साल पहले वाला जो महापौर है वो अपना पद करके चला गया। अब जो नया महापौर आया है उपचुनाव के बाद, अब वो कितने साल रहेगा, शेष कार्यकाल में, मतलब 3 साल के लिए रहेगा। तो अब 3 साल का जब तक 1.5 साल नहीं हो जाता है, तब तक आप रिकॉल का प्रोसेस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसी के कारण बहुत चर्चा में बना हुआ है। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम संशोधन अध्यादेश 2024 के अनुसार ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है, तो कितना है, 50%। लेकिन इसको लोग बहुत अलग ढंग से ले रहे हैं, इसको एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले क्या था, जब पहले हमारा जो 2019 का संशोधन अध्यादेश था ना, उसमें ये था कि अगर किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण जो था वो 50% या उससे कम था, तो वहाँ पे कितना मिलेगा, ओबीसी को आरक्षण 25%। लेकिन अब बोल दिया गया है कि अगर वहाँ पर आरक्षण 50% या उससे कम होगा तो 50% मिलेगा, जो कि जनसंख्या के अनुपात में रहेगा उनके। ठीक है, मतलब पूरा 50% नहीं दे दिया जाएगा, फिर वहाँ पे ओबीसी की जनसंख्या देखी जाएगी और जनसंख्या के अनुपात में उनको क्या दिया जाएगा, उसका 50% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये 50% वैसा पूरा 50% नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि किसी नगरीय निकाय में अनुसूचित यानी SC ST का अगर जो आरक्षण है ना, वो 50% या उससे ऊपर है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर ओबीसी का आरक्षण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वहाँ पे ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ पे 50% से कम है वहाँ पे उनको जनसंख्या के अनुपात में 50% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, आई होप कि मैंने आप लोगों को क्लियर किया होगा। अगर कुछ डाउट आता है तो आप ज़रूर बताइएगा। तो आज हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि इतना ही था, इतना ही संशोधन हुआ है अभी इस अध्यादेश में। ठीक है, अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।